गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप क्वेश्चन 17 नंबर तक का क्वेश्चन को आप जो सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट की थी उसका आप वीडियो आप देख चुके थे, अपलोड कर चुका था मैं। आज के दिन में मैं क्वेश्चन नंबर 71 जो क्वेश्चन है उसको अपलोड करने वाला हूं। फ्रेंड्स, 71 नंबर का तक का जो 71 के बाद का जो क्वेश्चन है उसको अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही जो है जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको कंटिन्यूअस अगर आपको देखनी है तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपका कोई भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो की जो सीरीज है वो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से अपलोड की जा रही है। उस सीरीज को आप देख करके अपने एग्जाम के तैयारी को पक्का कर सकें और एग्जामिनेशन में पास हो सकें। फ्रेंड्स, गेट के एग्जाम को निकाल सकें ताकि जॉब अपना कंफर्म कर सकें। फ्रेंड्स, तो चलिए, माइनिंग सरदार ओवरमैन सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास करके कैंडिडेट तैयार हो जाइए 71 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। दोस्तों, कल जो 17 नंबर की क्वेश्चन जो दिखी हुई थी, द सर्किट कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग केबल कैन बी टेस्टेड बाय द वोल्ट मीटर होगी, वो वोल्ट मीटर सी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन 71 कहती है, नो पर्सन सेल वर्क एट एनी प्लेस हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ ही इज सिक्योर्ड बाय ए सेफ्टी बेल्ट और अ लाइफ लाइन। वो कितनी डिग्री से अधिक इंक्लिनेशन होने पर व्यक्ति को अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए लाइफ लाइन या सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड की जाती है, तो वो 45 डिग्री है कैंडिडेट। तो यहां पर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि विच 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर अप्रोप्रिएट अगेंस्ट डेंजर ऑफ इनंडेशन फ्रॉम पोटेंशियल वाटर बॉडीज। पोटेंशियल वाटर बॉडीज से इनंडेशन के खतरे से के अगेंस्ट में अप्रोप्रिएट 3 प्रिकॉशंस वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर 5 आपकी दी हुई है रोमन लेटर में प्रिकॉशंस, उनमें से 3 को आपको छांटना है। पहला है, ड्राइवेज इज लिमिटेड टू ओनली एजेंशियल हेडिंग। एजेंशियल हेडिंग को केवल चलाते हुए हमको ड्राइवेज को लिमिटेड रखना है, आगे बढ़ाते जाना है। ड्राइवेज शुड बी सो अरेंज दैट एन एडिक्वेट कवर अगेंस्ट द वाटर बॉडीज इज लेफ्ट। जो वाटर बॉडी हम लोगों को की ओर आगे बढ़ते हैं उसके अगर एडिक्वेट कवर, एडिक्वेट हार्ड कवर जो है अपने को प्रोटेक्टिंग के लिए रखना है, उसकी अरेंजमेंट आपको सिक्योर करना होगा। जो कि आप लोग बोरहोल जो है उससे अपन लोग बोरहोल इक्विपमेंट जो डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड है उससे जो है करते हुए जाते हैं और पार्टिंग को सेफ मेंटेन करते हैं वाटर बॉडी से। तो ये भी लाइन स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। एक्सट्रैक्शन शुड बी ऑर्डिनरी बाय केविंग मेथड। और एक्सट्रैक्शन को हम लोग जो करते हैं वो केविंग मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर केविंग मेथड करें या फिर जो है वो करें, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर ये प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, इसको आप शामिल नहीं कर सकते हो। अप्रोप्रिएट नहीं है ये प्रिकॉशंस, तो ये 3 प्रिकॉशंस के अंतर्गत नहीं आएगी। 4 वे जंक्शन प्रिफर्ड, 4 वे नहीं 3 वे जंक्शन प्रिफर्ड करते हैं तो इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। मिनिमाइज द डैमेज ऑफ रूफ ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के दौरान रूफ की ब्लास्टिंग को मिनिमाइज करते हुए रूफ के डैमेज को कम करना है। तो 1 2 5 होता हुआ ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए को टिक लगाइएगा। जिस संबंध में सीएमआर 150 कहता है डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, उसी के प्रिकॉशंस के तहत ये प्रश्न पूछी गई है। फ्रेंड्स, तो आप एक को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रिकैपिंग ऑफ रोप शैल बी डन इन एवरी। रोप की रिकैपिंग कितने दिनों के अंदर में करनी है। रोप की रिकैपिंग कहने का मतलब कि रोप के इंड से 2 मीटर के पीस को काट करके आप हटा देते हैं और उसको उस पीस को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी, सिम्फार जैसे लेबोरेटरी में भेज देते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ को मालूम किया जा सके। और जो रोप की नई इंड तैयार होती है जो रोप की नई इंड तैयार होती है उसका आप फिर से रोप केबल के अंदर पेनिट्रेट करने का काम करते हो। ऐसा क्यों करते हो और कब कब करते हो, इस संबंध में मैं यहाँ पर कट पेस्ट करके रखा हूं। तो क्यों करते हो, तो यहाँ पर पर्पज में दी हुई है, टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट यानी कि स्ट्रेस रिफ्लेक्शन ऑफ द वाइंडिंग रोप। वाइंडिंग रोप पर जहां पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ती है वो नोडल पॉइंट की पोजीशन को चेंज करने के लिए आप करते हो। इट इज नॉट नीडेड फॉर कोपे वाइंडर बिकॉज ये कोपे वाइंडर में जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें नोडल पॉइंट शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको वीडियो जो चल रही है उसके तहत मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो नोडल पॉइंट होती है, जो स्ट्रेस मैक्सिमम रोप पर जहां जहां पड़ती है फ्रेंड्स, वो कहाँ कहाँ पड़ती है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा।
ये देखिए, ये रोप, ये जो है हेड गियर पुली है जिसकी सहायता से रोप जो है लटकी हुई रहती है, और ये जो है वाइंडिंग इंजन रूम में गई रहती है जो कि ड्रम के ऊपर लगी हुई रहती है। ये वाइंडिंग इंजन ड्रम है, ये वाइंडिंग इंजन ड्रम है। और ये जो जिसको आप कहते हो कि रोप की ये लंबाई है, और इससे जो है रोप केपल लगी रहती है। रोप के अंदर जो है ये पहना हुआ रहता है रोप, ये है रोप केपल, रोप केपल। और ये है वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप। और ये क्या है, हेड गियर पुली है, हेड गियर पुली। तो जो स्ट्रेस जहां पर पैदा होती है, यहां पर हम लोग रोप को इसके साथ बाइंड करते हैं। जो अपना ड्रम रहता है, वाइंडिंग इंजन ड्रम, वहां पर रोप को बाइंड करते हैं। तो वो जो बाइंडिंग पोजीशन होती है, जहां गांठ लगती है रोप का, वहां पर वो नोडल पॉइंट बनता है। एनपी कर दे रहा हूं, नोडल पॉइंट कर दे रहा हूं। साथ ही जो है जब डोली आप पीट टॉप पर रोकती है, डोली जो है पीट टॉप पर रुकती है, ये आपका केज है, केज है। जहां तक है कि ये केज जो है हर समय पीट टॉप पर रुकने का काम करती है। ये है पीट टॉप, पीट टॉप। पीट टॉप पर अधिकांशतः डोली रुकती है, और दूसरी डोली जो होती है पीट बॉटम पर रुकती है, पीट बॉटम, पीट बॉटम। तो ये डोली जहां पर यहां रुक रही है, ये डोली जहां पर रुक रही है, वहां से जो रोप कनेक्टेड होती है, जहां पर आपका रोप केपल रहता है, उन दोनों पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम तनाव यहां पर पड़ती है, यहां पर पड़ती है। तो ये जो नोडल पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है, यही जो है नोडल पॉइंट कहलाती है। एनपी यानी क्या हो गई, नोडल पॉइंट। तो नोडल पॉइंट, ये जो है नोडल पॉइंट है, ये जो है नोडल पॉइंट है, ये जो है नोडल पॉइंट है, और ये जो है नोडल पॉइंट है। तो ये जो है नोडल पॉइंट, इन नोडल पॉइंट की जगहों को चेंज करने के लिए ही आप हर 6 महीने में एक बार रिकैपिंग करते हैं फ्रेंड्स। जहां तक है नोडल पॉइंट कहां कहां पर रोप में होती है आप समझ चुके होंगे। अभी आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहा है कि कितने इंटरवल पर की जाती है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि व्हेन रिकैपिंग हैज टू बी डन एवरी 6 मंथ में, प्रत्येक 6 मंथ में की जाती है, या आफ्टर एनी ओवर बाइंडिंग, प्रत्येक ओवर बाइंडिंग के बाद की जाती है रिकैपिंग। एनी एक्सीडेंटल शॉक है लोडिंग ऑन रोप, रोप पर जब भी एक्सीडेंटल शॉक आती है तब जो है हम लोग उसको चेंज करने का काम करते हैं, रिकैपिंग करने का काम करते हैं फ्रेंड। तो 73 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आता हूं 74 के ऊपर। 74 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड 2021 का प्रश्न में क्या कहता है, व्हाट शैल बी मिनिमम साइज ऑफ द बाईपास रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर पर्सन टू पास फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट में एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए जो बाईपास बनी हुई होती है, उस बाईपास की जो साइज है, मिनिमम साइज वो कितनी रहती है, उसके संबंध में पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहां पर ए नंबर में 1.8 मीटर इन हाइट और 1.2 मीटर वाइड, यही आंसर सही है फ्रेंड्स। ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि रेगुलेशन जो 989 है, जिसका 2 का ए मैं गेट्स एंड फेंसिंग को कट टेस्ट करके रखा हूं, जिसमें कहता है 2 का ए, एट एवरी लैंडिंग वेयर इट इज नेसेसरी फॉर पर्सन टू पास फ्रॉम वन साइड ऑफ द शाफ्ट टू द अदर, एन एडिक्वेट बाईपास शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इनेबलिंग देम टू डू सो विदाउट एंटरिंग और क्रॉसिंग द शाफ्ट, एंड एवरी बाईपास सो प्रोवाइडेड शैल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट एंड 1.2 मीटर वाइड, व्हिच शैल बी केप्ट क्लियर फ्रॉम ऑल ऑब्स्ट्रक्शन। उसको ऑल ऑब्स्ट्रक्शन से क्लियर रखना है। हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, 1.2 मीटर से चौड़ाई कम नहीं होगी। शाफ्ट में एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उस क्रॉस न कर सके, शाफ्ट को पार न कर सके, तो उसके लिए बाईपास बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एन एप्लीकेशन फॉर डिक्लेयरिंग शैल एंड कंप्लाई
जो डिप्लेयरिंग करने के लिए आप एप्लीकेशन डीजीएमएस के पास, सीआईएम के पास भेजते हैं, उस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या संलग्न की जाती है, कंप्लाई एक कंपनी की जाती है। यहाँ पर ए नंबर में कहता है 2 कॉपीज ऑफ अप टू डेट प्लान शोइंग प्रोपोज्ड एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो प्रोपोज्ड एक्सट्रैक्शन आप लेआउट करने वाले हैं, किस लेआउट के तहत करने वाले हैं, उसका प्लान की 2 कॉपी आपको उसके साथ अप टू डेट 2 कॉपी आपको संलग्न करनी है। यस फ्रेंड, ये इंक्लूडेड है। मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन आपको किस तरीके से निकालना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल एक्सट्रैक्शन, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन मेंटेन करना है, स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन करना है, या स्टेप डायगोनल करनी है, वो मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन उसमें शो करना है। थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ सीम, सीम का थिकनेस मोटाई बतानी है, सरफेस से गहराई बतानी है, डीप का डायरेक्शन और अमाउंट बताना है, रूफ का नेचर बताना रहता है। ऑल द ऑप्शन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि सीएमआर 112 डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के तहत ये कहता है कौन सा नंबर में, 2 नंबर में, कि एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी कंप्लाइड बाय 2 कॉपीज ऑफ एन अप टू डेट प्लान ऑफ द एरिया वेयर पिलर आर प्रपोज टू बी रिड्यूस्ड और एक्सट्रैक्टेड। जहां पर पिलर को रिड्यूस्ड या एक्सट्रैक्टेड करना है, वैसा पिलर, ऐसा एरिया के लिए प्लान की 2 अप टू डेट कॉपियां उसके साथ एक कंपेंड की जाएगी, संलग्न की जाएगी, सोइंग, जिसमें और दिखाया जाएगा प्रोपोज्ड एक्सट्रैक्शन, एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कहां तक आपको एक्सट्रैक्शन करना वो भी दिखाई जाएगी, जो कि वहां पर आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। आपके ऑप्शन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको याद रखना है कि प्रोपोज्ड एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी नहीं है दिमाग में, वो शो करना है। उसमें रिडक्शन ऑफ पिलर भी बतानी है, द मैनर इन विच सच एक्सटेंशन और रिडक्शन इज टू बी कैरिड आउट। तो ये तो प्रश्न में आपकी दी हुई है। द थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ द सीम, ये भी प्रश्न में दी हुई है। नेचर ऑफ द रूफ, ये भी प्रश्न में दी हुई है। रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डीप, ये भी प्रश्न में दी हुई है। तो 1-2 जो नहीं दी हुई है उसको भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो आंसर ई को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम डेज ऑफ अटेंडेंस शैल बी पुट बाय द पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड। नीचे में काम कर रहे व्यक्तियों के लिए मिनिमम अटेंडेंस कितनी कैलकुलेट कर दी जाती है जब ईएल के दृष्टिकोण से काम की जाती है। तो मैं इस संबंध में जो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 52 है उसकी कट पेस्ट करके रखा हूं कि एवरी पर्सन हु शैल कंप्लीटेड 1 ईयर कैलेंडर ईयर सर्विस इज एंटाइटल्ड फॉर द एनुअल लीव विथ वेजेस नोन एज द ईएल। जो व्यक्ति पिछले कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है उसने सर्विस पूरी कर ली है, उसको अर्न्ड लीव ईएल, जिसको एनुअल लीव विथ वेजेस कहते हैं, किस दर से मिलेगी, जिसमें स्केल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, मिनिमम अटेंडेंस दी हुई है, मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अटेंडेंस दी हुई है। तो जिसमें रेट की बात करता है बिलो ग्राउंड वर्कर के लिए कि प्रत्येक 15 दिन में 1 दिन उसको मिलेगी, क्या चीज, ईएल मिलेगी, जबकि उसकी मिनिमम अटेंडेंस 190 दिन उसने पिछले कैलेंडर ईयर में पूरी कर चुकी होगी। यहां पर हम लोग देखते हैं कि सरफेस वर्कर के लिए जिसने 240 दिन की हाजिरी पूरी कर ली है, वो प्रत्येक 20 दिन काम करने पर 1 दिन उसको ईएल काउंट की जाएगी, मिलेगी। यहां पर जो रेट होगी उसकी जो 190 दिन की हाजिरी या 240 दिन की हाजिरी पूरी की हुई है कि नहीं, उसको पता करने के लिए यहां पर मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अटेंडेंस की बात की गई है, जिसमें डे ऑफ ले ऑफ आर दी इंक्लूडेड, मतलब कि कंपनी द्वारा जो बंद की हुई दिन होती है, खदानी होती है, उसको आप इंक्लूड करेंगे उसमें। 190 दिन की हाजिरी और 240 दिन की हाजिरी में आपकी जो हाजिरी काउंट की जाएगी उसमें कंपनी द्वारा बंद की गई दिनों खदान को उसको इंक्लूड किया जाएगा। डे ऑफ अर्न लीव ड्यू टू वर्क इन द प्रीवियस ईयर आर इंक्लूडेड, तो जो पिछले कैलेंडर ईयर में जो आपने लीव जो अर्न किया है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इन केस ऑफ फीमेल वर्कर, अगर फीमेल वर्कर हैं तो उस केस में मैटरनिटी लीव जो 12 सप्ताह तक मिलने वाली है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो अंडरग्राउंड वर्कर के लिए पूछा हुआ है वो आप 190 दिन की हाजिरी पूरी करने पर ही उसको मिलती है। लेकिन यहां पर सब सेक्शन 2 में छूट दी गई है कि अन्य कैलेंडर ईयर के किसी अन्य दिवस पर ज्वाइन करने पर उसको बचे हुए दिनों में से हाफ दिन की हाजिरी अंडरग्राउंड के लिए पूरी की हुई जाना चाहिए और सरफेस के लिए 2/3 हाजिरी पूरी की होने पर 2/3 आप इसकी निकाल सकते हैं बची हुई दिनों के लिए। ध्यान रखिएगा जो बचा हुआ दिन है, जिस दिन अगर 1 जनवरी के जगह पर उसने 4 जून को जमा किया है तो 4 जून के बाद जो बचा हुआ दिन है उसमें से उसको आधे दिन की हाजिरी अगर पूरी कर चुकी है अंडरग्राउंड के केस में तो उसको मिलेगी ही मिलेगी ईएल। अगर वो सरफेस के केस में 2/3 दिन की हाजिरी पूरी की हुई है तो उसको मिलेगी ही मिलेगी ईएल। तो 76 का आपने पूरा कर दिया है, सी नंबर उसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। देखिए यहां पर इफेक्टिव सीलिंग ऑफ फायर एरिया इज नोन बाई, मतलब कि फायर एरिया को सीलिंग करने के लिए इफेक्टिव आप कब कहते हैं, काहे के लिए करते हैं, तो यहां पर रिडक्शन ऑफ सीओ
CO के परसेंटेज को रिडक्शन करने के लिए, रिडक्शन ऑफ CH4 करने के लिए, रिडक्शन ऑफ O2 को रिडक्शन करने के लिए आप वहां पर सीलिंग करने का काम करते हैं ताकि हवा न जाए, हवा के साथ ऑक्सीजन न जाए और आग धीरे धीरे बुझ जाए। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग हाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन इन सिंगल लिफ्ट टू 4.8 मीटर। इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जो रिस्ट्रिक्शन है हाइट का एक्सट्रैक्शन सिंगल लिफ्ट में, वो 4.8 मीटर से अधिक आप हाइट का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते डिप्लेनिंग के दौरान, तो वो कौन सी रीजन इसमें नहीं है ये आपको छांटना है। ये डिफिकल्टीज इन ड्रेसिंग एंड चेकिंग, तो ये तो आपको होगी ही होगी। 4.8 मीटर में आपको डिफिकल्टी होगी ही होगी ड्रेसिंग करने में, चेकिंग करने में। डिफिकल्टी इन सपोर्टिंग द रूफ, रूफ को सपोर्टिंग करने में भी डिफिकल्टीज होगी ही होगी। सी नंबर डिफिकल्टी इन चेकिंग एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, गैस की जो एक्यूमुलेट होती है छत के नजदीक रहती है जो कि आपको चेकिंग करने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ABC इज द करेक्ट है, लेकिन यहाँ हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन, हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए आप हाइटेनिंग नहीं करते हैं, सेफ्टी की दृष्टि से ये जो है जो सही नहीं है, इसलिए डी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। यहाँ 79 नंबर में कहता है कि व्हाट इज द कोड ऑफ सिग्नल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ रेस्क्यू टीम एंड रिटायर एज पर द शेड्यूल 8। यहाँ पर स्मॉल लेटर में छप गई है, आपको इसको शेड्यूल 8 के तहत जो रेस्क्यू ब्रिगेड मेंबर्स होते हैं जो अंडरग्राउंड में जाते समय, रेस्क्यू रिकवरी करते समय कौन सा कोड, कौन सा सिंबल का प्रयोग करते हुए जाते हैं, उसमें से एक सिंबल का बात बताया है रिटायर, RETIRE। रिटायर के समय में वो कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं। देखिए शेड्यूल 8 में मैं कट पेस्ट करके रखा हूं कि 32 का 3 नंबर कहता है कोड ऑफ सिग्नल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू टीम के मेंबर के बीच में कौन सी जो है सिग्नल प्रयोग है। 1 हुट अगर बजती है, 1 हुट बजते मतलब कि डिस्ट्रेस हो रहा है और हेल्प वांटेड, वो हेल्प चाह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को अगर तकलीफ महसूस हो रही है, डिस्ट्रेस महसूस हो रही है, तो 1 हुट आप करने का करते हैं। हाँ, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि अभी आप 78 नंबर का क्वेश्चन को कंप्लीट करके 79 नंबर के क्वेश्चन को कर रहे थे कि जब रेस्क्यू ब्रिगेड मेंबर्स अंडरग्राउंड में जाती है रेस्क्यू रिकवरी के लिए, तो अपने बीच में बात न करते हुए जो सिग्नल कोड क्लियर करती है, उसको संबंध में जो शेड्यूल 8 में दी हुई है 32 रूल का 3 नंबर के तहत, जिसमें 1 हुट बजाने पर डिस्ट्रेस, उसको तकलीफ महसूस हो रही है, जिसको वो वांट चाहते, हेल्प चाहता है। अगर 2 हुट बजाती है तो हॉल्ट चाहता है, 3 हुट बजाते हैं तो रिटायर होता है। तो यहाँ पर बात कर रही है रिटायर की, तो 3 हुट बजाने की बात करना है, तो आप 3 हुट सी नंबर ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एडवांस की बात करते हैं तो 4 हुट होता है। टू कॉल अटेंशन की बात करते हैं तो 5 हुट होता है। ऑपरेटर या यूजर जो बिटवीन ट्यूब ऑपरेटर की बात करता है तो वो जो है 1 टग के बीच में मोर एयर रिक्वायर्ड की जरूरत पड़े, 2 टग के बीच में गिव लेस एयर की, 3 टग के बीच में है हेलमेट आउट बात कर रहा है, हेल्प मी आउट की बात करता है। 3 टग में टग बजाने के बाद जो है वो अपने को सिग्नल कोड प्रोवाइड करते हैं। तो 3 हुट ऑप्शन सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। ये रही आज की लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है एप्लीकेशन फॉर एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है उसके लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है शैल बी मेड नॉट लेस देन 10 डेज प्रायर टू द डेट फिक्स फॉर द एग्जामिनेशन। जिस दिन एग्जामिनेशन की डेट फिक्स की जाती है उससे कितने दिनों पहले जो है एप्लीकेशन भरने के लिए कहा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये है 60 डेज फ्रेंड। सी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। CMR 13 का जो 1 नंबर पोजीशन है जिसमें कहता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें आपकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो CMR 13 है उसमें कहता है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड शैल बी मेड टू बी द बोर्ड नॉट लेस देन 60 डेज। तो यही आंसर आपसे पूछ रहा है प्रायर टू द डेट फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन ए मैनर एंड ऑन ए फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द पर्पस। तो 60 डेज 60 को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और साथ ही जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन दबा करके अपना जो वीडियो सीरीज है उसको कंटिन्यू देख करके एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकते हैं। साथ ही गेट के एग्जाम को निकाल कर अपने जॉब को पा सकते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मैं मिलता हूं 81 नंबर के आगे